हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है मास्टर जी प्रोग्रामिंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। इस वीडियो में आपको समझाऊंगा फ्रेंड फंक्शन के बारे में और भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा आपको क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। तो यहाँ पर हम एक क्लास बना रहे हैं। क्लास का नाम C2 है। अब ये चीज़ जो देख लीजिए, एक ये नई चीज़ है। यहाँ पर हम सिर्फ क्लास का डिक्लेरेशन कर रहे हैं। अब ये क्लास का डिक्लेरेशन क्यों कर रहे हैं मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को रिटर्न कराने वाला हूँ। एज अ आर्ग्यूमेंट पास करूँगा मैं ऑब्जेक्ट्स को। तो यहाँ पर दो क्लासेस बनाई है मैंने, दो क्लासेस बना रहा हूँ, एक C1 एक C2, और C2 को पहले मैंने फॉरवर्ड डिक्लेयर कर दिया है। उसके बाद क्लास C1 की बात करते हैं। क्लास C1 जो है उसको हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, और क्लास C2 जो है वो हम डिक्लेयर कर देंगे और आगे उस क्लास C2 को डिफाइन करेंगे। ये फॉरवर्ड डिक्लेरेशन का क्यों यूज़ पड़ता है मैं आपको बताऊंगा आगे। पहले C1 को डिफाइन कर लें हम। इंट V1 एक वेरिएबल पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर का यूज़ कर रहे हैं जिससे हम सारे डेटा मेंबर्स और मेमो फंक्शन को एक्सेस कर पाएँ। आपको मैं एक बात बता दूं, जब भी हम अगर कोई भी एक्सेस मॉडिफायर किसी भी वेरिएबल के आगे नहीं लगाते हैं, किसी डेटा मेंबर फंक्शन या डेटा मेंबर्स के आगे नहीं लगाते हैं, वो ऑटोमेटिकली उसको प्राइवेटली मानकर चलता है कंपाइलर। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि V1 जो डेटा टाइप है, V1 जो वेरिएबल है या डेटा मेंबर है, उसको मैंने कोई भी एक्सेस मॉडिफायर असाइन नहीं किया है। तो इसका मतलब ये है कि वो अपने आप ही प्राइवेटली असाइंड है। उसके बाद यहाँ पर है पब्लिक, एक फंक्शन बनाया है मैंने जिसमें एक इंटीजर a वैल्यू ली है। उस फंक्शन का नाम in1 रखा है मैंने। V1 को मैंने a की वैल्यू दे दी है। और एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाया है, डिस्प्ले नाम नहीं मतलब dis1, उसका नाम काम है डिस्प्ले करना जो भी आपका इनपुट होगा। और मैंने V1 की वैल्यू को आउटपुट कर दिया है Cout की हेल्प से। उसके बाद मैं आपको फ्रेंड फंक्शन यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ, डिक्लेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड फंक्शन मैंने आपको बता दूं कि फ्रेंड फंक्शन फ्रेंडली होता है, जैसे उसका नाम है वैसे ही उसका काम है। फ्रेंड फंक्शन का मेनली यूज़ तब आता है जब हमें प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर से मेंबर फंक्शन को यूज़ करना हो, और प्राइवेट भी डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को हम इस फ्रेंड फंक्शन की हेल्प से यूज़ कर सकते हैं। यानी जो हमने फ्रेंड फंक्शन क्रिएट किया है वो आपके V1 को भी यूज़ कर सकता है जो डेटा मेंबर प्राइवेटली असाइंड है। और फ्रेंड फंक्शन जो है उसमें स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये दो मल्टीपल क्लासेस में भी यूज़ आ सकता है। एक फंक्शन का एक ही नाम हो सकता है दो मल्टीपल क्लासेस में, उससे भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये कुछ बातें हो गई फ्रेंड फंक्शन के बेनिफिट्स की। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर किया है जिसमें मैंने दो ऑब्जेक्ट्स भेजे हैं। आप यहाँ पर देख सकते होंगे, एक C1 क्लास एप्सिलॉन और C2 क्लास। तो ये जो दो क्लासेस हैं उसके बाद एप्सिलॉन लगाया है। मैं इसके आगे कोई वेरिएबल ले सकता था पर मैंने यहाँ पर नहीं लिया क्योंकि मैं डिक्लेरेशन कर रहा हूँ, तो मैं कोई वेरिएबल्स को बढ़ाना नहीं चाहता। यहाँ पर आप वेरिएबल्स भी ले सकते हैं इस एप्सिलॉन के बाद। इसका मतलब ये है कि मैंने दो ऑब्जेक्ट्स को एज अ आर्ग्यूमेंट लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। और एक और बात, जो मैंने C2 क्लास ऊपर डिक्लेयर करी थी उसका रीज़न ये था, जब भी कंपाइलर देखेगा तो वो सबसे पहले क्लास C1 में जाएगा। क्लास C1 में उसको एक C2 क्लास का ऑब्जेक्ट मिलेगा। तब वो कंफ्यूज हो जाएगा कि C2 क्लास तो अभी तक डिफाइन ही नहीं हुई है। तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये C2 क्लास है नहीं और वो एरर प्रोवाइड कर देगा आपको। तो उस एरर से बचने के लिए हमने C2 क्लास को डिक्लेयर कर दिया। इससे कंपाइलर को ये पता चल जाए कि C2 क्लास इस प्रोग्राम के अंदर मौजूद है, वो अभी डिक्लेयर कर दी गई है डिफाइन, चाहे अब उसको हम कहीं भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी भी नहीं है उसको डिफाइन करना, बस उसके ऑब्जेक्ट को अब यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो क्लास C1 है उसका काम पूरा हो चुका है। अब जो क्लास C2 है मैं उसमें सेम चीज़ें यूज़ होंगी जो क्लास C1 में हुई थी, तो मैं उसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये हमने पेस्ट कर लिया। तो क्लास C2 भी अब बस इसके ऑब्जेक्ट्स और इनके जो फंक्शंस हैं उसके नाम थोड़े से चेंज करने पड़ेंगे मेरे को। जैसे मैंने वेरिएबल का V2 कर दिया और फंक्शन का in2, और इसी तरीके से मेरे को डिस्प्ले वाला जो फंक्शन है dis1, उसको dis2 कर लेता हूँ। फ्रेंड फंक्शन दो क्लासेस में सेम हो सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर भी फ्रेंड फंक्शन में कोई चेंज करने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर मैं एक और फंक्शन ले रहा हूँ जो कि फिर से फ्रेंड फंक्शन है। वो जो रिटर्न करेगा वो वैल्यू वो C2 करेगा। C2 का मतलब ये है कि वो जो वेरिएबल रिटर्न कर सकता है वो एक ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट के रूप में वैल्यू रिटर्न होने वाली है इस फंक्शन की।
और यहाँ पर भी मैंने दो ऑब्जेक्ट्स को एज अ आर्ग्यूमेंट लिया है। तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट भी ऑब्जेक्ट्स हैं और रिटर्नेबल वैल्यू भी ऑब्जेक्ट है। उसके अब मैं डेफिनेशन करूँगा, डिफाइन करूँगा फंक्शंस को। सबसे पहले जो मैंने एक्सचेंज फंक्शन बनाया है फ्रेंड, आप देख सकते हैं फ्रेंड वॉइड एक्सचेंज, तो वॉइड उसका रिटर्न टाइप है और एक्सचेंज उस फंक्शन का नाम है और फ्रेंड टाइप का है वो, और उसके जो आर्ग्यूमेंट्स है वो ऑब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पर मेरे को दो ऑब्जेक्ट्स लेने पड़ेंगे, C1 एप्सिलन x और C2 एप्सिलन y। उसमें मैंने उस टेम्पररी वेरिएबल में मैंने x.v1 दे दिया है। x जो ऑब्जेक्ट है वो C1 क्लास का है, इसलिए मैंने v1 का यूज़ किया है। तो v1 जो वैल्यू है मैं उसको यूज़ करूँगा। आपको मैं बता दूं कि डेटा मेंबर C1 क्लास का है, तो मेरे को C1 के ऑब्जेक्ट से ही उसको एक्सेस कर सकता हूं। तो मैंने C1 का ऑब्जेक्ट यहाँ पर x लिया है, तो x ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं V1 डेटा मेंबर को यूज़ कर रहा हूं। और ऐसे ही मैंने V1 की काम किया है, ऐसे ही मैंने V1 के साथ वैसे ही मैंने V2 के साथ किया, और यहाँ पर एक्सचेंज किया है थर्ड वेरिएबल के यूज़ से। थर्ड वेरिएबल का यूज़ किया है मैंने, पहले टेम्पररी में xv1 को भेजा, फिर xv1 में yv2 को भेज दिया, और फिर yv2 में वापस टेम्पररी वेरिएबल को भेज दिया। तो यहाँ पर स्वैपिंग हो चुकी है। जब स्वैपिंग हो जाएगी हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो सम फंक्शन बनाया था मैंने C2 क्लास का, उसको मेरे को डिफाइन करना है। जो एक्सचेंज फंक्शन है वो दोनों में काम करेगा, C2 और C1 में। अब जो C2 सम एक जो मैंने फंक्शन बनाया था, उसमें मैं दो वेरिएबल्स ले लेता हूँ P और Q। वो दोनों P और Q ऑब्जेक्ट्स हैं, वेरिएबल्स नहीं है। उसका बात ध्यान रखिए, क्योंकि उसका जो डेटा टाइप है वो क्लासेस हैं। जब किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप क्लासेस होती हैं तो वो एक ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो, P और Q दो ऑब्जेक्ट्स हैं। C2 एक R एक तीसरा ऑब्जेक्ट लिया है मैंने इसकी डेफिनेशन के अंदर। R.v2 इज इक्वल टू P.v2 प्लस Q.v2। V2 जैसे मैंने आपको बताया कि V2 जो है वो डेटा मेंबर है क्लास C2 का। तो जो डेटा मेंबर्स C2 क्लास के हैं वो उसके ऑब्जेक्ट से ही एक्सेस किए जा सकते हैं, और मैंने यहाँ पर P और Q जो है वो उसके ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। तो और जो R है वो भी क्लास C2 का ही ऑब्जेक्ट है, तो मैं उससे V2 को एक्सेस कर सकता हूँ। और RV2 में PV2 प्लस QV2 की वैल्यू स्टोर हो चुकी है, और मैं रिटर्न कर रहा हूँ यहाँ पे R ऑब्जेक्ट को, क्योंकि यहाँ पर मैं क्लास एज अ डेटा टाइप में रिटर्न करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर रिटर्न कर रहा हूँ मैं R वैल्यू को, जो कि एक ऑब्जेक्ट है। अब मैं मेन फंक्शन में आता हूँ। मेन फंक्शन में अब हम सारा जो मैटर है उसको हम इनपुट करेंगे। हाँ, तो यहाँ पर मैंने सारे डेटा का इनपुट ले लिया है, तो मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ। सबसे पहले मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया C1 क्लास का, और 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए C2 क्लास के। फिर Q1 जो ऑब्जेक्ट है C1 क्लास का, उसके IN1 में जो कि एक इंटीजर वैल्यू ले रहा था, तो मैंने इंटीजर वैल्यू एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर दिया उस फंक्शन के अंदर। और IN2 जो कि एक फंक्शन है C2 क्लास का, तो C2 क्लास का जो ऑब्जेक्ट है Q2, मैंने उसमें एक इंटीजर वैल्यू को पास किया है। और एक Q3 जो ऑब्जेक्ट है C2 क्लास का, तो मैंने C2 क्लास के उस फंक्शन IN2 में एक और वैल्यू 30 पास कर दी है। पर मैं आपको बता दूं, जो भी आर्ग्यूमेंट मैं पास करूंगा एक्सचेंज फंक्शन के अंदर उन्हीं पे परफॉर्म होगा। अगर मैं Q1 और Q3 पर होगा तो उन दोनों में स्वैपिंग परफॉर्म होगी, अगर Q1 और Q2 में भेजूंगा तो उन दोनों में स्वैपिंग परफॉर्म होगी। और उसके बाद मैंने सी आउट एक्सचेंजिंग एक मैसेज दिया यूज़र को। उसके बाद एक्सचेंज फंक्शन को कॉल किया। एक्सचेंज फंक्शन में दो ऑब्जेक्ट भेजने हैं मेरे को, एक C1 क्लास का भेजना है और एक C2 क्लास का ऑब्जेक्ट भेजना है। तो C1 क्लास का तो एक ही ऑब्जेक्ट है Q1, और C2 क्लास का वो ऑब्जेक्ट भेजना है मेरे को जिसमें मैंने वैल्यू को भेजा है। अब मैं चाहूँ तो Q2 का जो फंक्शन मैंने फंक्शन बनाया था, Q2 के साथ मिलकर जो फंक्शन बनाया था IN2, उसमें जो वैल्यू पास करी थी उसको भी यूज़ कर सकता हूँ, नहीं तो Q3 जो ऑब्जेक्ट से मैंने फंक्शन में वैल्यू पास करी थी उसमें भी उसको भी यूज़ कर सकता हूँ। पर मैं यहाँ पे Q2 का यूज़ कर रहा हूँ। तो अब जब एक्सचेंज परफॉर्म होगा वो Q1 और Q2 के बीच में होगा। तो जो Q1 है वो C1 क्लास का है, उसकी वैल्यू 10 है, और जो Q2 है उसकी ऑब्जेक्ट की वैल्यू 20 है। तो अब 20 हो जाएगी वैल्यू Q1 की, और 10 हो जाएगी वैल्यू Q2 की। उसके बाद मैंने डिस्प्ले कर दिया है, जिससे कि जो भी एक्सचेंज परफॉर्म हो वो हमें दिख जाए, डिस्प्ले हो जाए वो चीज़। तो अब Q1 की वैल्यू डिस्प्ले जो होगी वो 20 होनी चाहिए, और Q2 की जो वैल्यू डिस्प्ले होनी चाहिए वो 10 होनी चाहिए।
अब हम देख लेंगे आउटपुट में कि ये सही हुआ कि नहीं। उसके बाद मैंने सम परफॉर्म किया है। सम में Q2 और Q3 का कर रहा हूँ मैं सम, और Q4 जो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वैल्यू रिटर्न जो हो रही है वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हो रही है, इसलिए Q4 इज इक्वल्स टू सम Q2 कॉमा Q3 भेजना पड़ेगा। Q2 कॉमा Q3 दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि रिटर्न कर रहे हैं वैल्यू Q4, और Q4 को फिर हम डिस्प्ले कर देंगे डिस्प्ले फंक्शन की यूज से। अब ये पूरा का पूरा मेथड हो गया, मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। तो ये हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है, 20, 10 और 40 ये सम प्रिंट हो चुका है, यहाँ पर एक्सचेंज हो चुकी है वैल्यू। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको और चीज़ें सिखाऊंगा।